थोड़ी कॉम्प्लिसेंसी तो हमें भी आ गई थी इक्विटी मार्केट में, जो 18 से 17,000 में सारी निकल गई। 1000 पॉइंट गिरते सारी कॉम्प्लिसेंसी निकल जाती है एकदम बिल्कुल पर। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड मार्केट में भी होगी। आइए, अतुल जोशी साहब भी हैं जिन्होंने अंदाज लगाया कि 0.5%। सर, 0.5% बढ़ाने के साथ साथ गवर्नर साहब क्या कह सकते हैं, गाइडेंस क्या दे सकते हैं? बेसिकली अगर हम देखें कि ज़रूर क्या है, तो ज़रूर एक्चुअली 50 बेसिस पॉइंट की है नहीं, क्योंकि अगर हम यूएस को फॉलो करते हैं तो यूएस इकोनॉमी में डॉलर की क्या जैसे रेट बढ़ता है तो क्या होता है, करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है डॉलर, तो उसकी वजह से उसके सारे इंपोर्ट चीप हो जाते हैं। डॉलर का और ऑयल का इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ऑयल भी चीप हो गया। तो यूएस के लिए इन्फ्लेशन काबू में करना बहुत ही आसान है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए सारी चीज़ें सस्ती हो गई, ऑयल सस्ता हो गया, इन्फ्लेशन काबू में आ जाता है। इंडिया में नेगेटिव इफेक्ट होती है। एक्चुअली आपने जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, आपकी ऑयल की इंपोर्ट कॉस्ट जहाँ थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है। आप जो मैसेज दे रहे हैं मार्केट में वो है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। आज की तारीख में अगर हम देखें तो 3 जो मेजर कमोडिटीज़ है, राइस है, पल्सेस है, ग्राउंडनट ऑयल है, तीनों की एरिया अंडर कल्टीवेशन कम है, सिर्फ कॉटन की ज़्यादा है। वीट का अगर हम स्टॉक देखें तो लास्ट ईयर सितंबर 22 को जो पोजीशन थी उससे हमारा वीट का स्टॉक 50% है गेहूं का। तो दैट मीन्स कि गेहूं की प्राइस काबू में नहीं आने वाली, राइस की प्राइस काबू में नहीं रहेगी। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है, आईआईपी के नंबर्स नीचे आ रहे हैं। मैं मंथ ऑन मंथ अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज को देखता हूं तो 8 में से 7 इंडस्ट्रीज नेगेटिव है मंथ ऑन मंथ, सिर्फ स्टील एक ऊपर है। तो ऑलरेडी एक हमारा नेगेटिव जो ग्रोथ है जीडीपी की ग्रोथ की, तो मेरे ख्याल से वो कंस्ट्रेंट ऑलरेडी आ रहा है। तो जीडीपी के लेके आरबीआई मेरे ख्याल से शायद 7.2% से 7% का कह सकते हैं। लिक्विडिटी काफ़ी टाइट हो चुकी है, लिक्विडिटी के लिए कुछ मेजर्स शायद वो बता सकते हैं, और एक्सपोर्ट बूस्टिंग के लिए शायद कोई स्कीम वगैरह, इंटरेस्ट सबवेंशन या कोई और स्कीम शायद अनाउंस कर सकते हैं। बाकी बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से जीडीपी थोड़ा 7% के करीब आ जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आगे का गाइडेंस। क्या कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे बग्गा साहब कि गवर्नर साहब ये कहे कि हमारा इन्फ्लेशन पीक हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा? नहीं, बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है और ओपेक वाले, ओपेक प्लस जो है वो कटौती करेंगे तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए। ग्लोबल रिसेशन की संभावना के चलते तेल की कीमतें ज़रूर गिरी हैं, बट वो ओपेक के हाथ में है कि अगर वो कटौती करेंगे तो एकदम से बढ़ा सकते हैं कीमतें। तो ये फरवरी तक 6% नहीं छुएगा जो उनका टारगेट था, और इस साल पूरा 8 महीने टारगेट नहीं मीट कर पाया अनिल जी। और पिछली बारी जो वक्तव्य अगर आप देखें मिनट्स अगस्त की बैठक के भी, इनको उम्मीद थी कि थोड़ा बढ़ेगी इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई के पास तो डेटा कॉन्करेंट आता रहता है, रोज ही आता रहता है डेटा। तो इनको पता था कि जुलाई से अगस्त में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, 7% पे इन्फ्लेशन गई अगस्त में जुलाई से बढ़कर। तो अभी ये कोई ऐसा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे। 6.7 की पिछले बारी एस्टिमेट था, उससे मेरे ख्याल से बढ़ाएंगे। और जीडीपी में आलोक जी से बिल्कुल सहमत हूँ, जीडीपी 7.2 से या तो सेम रहेगा या हल्का सा एक गिरावट कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल स्लो डाउन आ रहा है उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा हमारी इकोनॉमी पे। दूसरा, जो रेट बढ़े हैं 4% से आपने 5.4 कर दिया ऑलरेडी, वो अगले 3 से 6 महीने में उसका इम्पैक्ट फ्लो थ्रू कर जाएगा इकोनॉमी में। क्रेडिट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आपका सर्विस सेक्टर रिकवर कर रहा है, रीओपनिंग ट्रेड अच्छी चल रही है। यूरोप +1 जो आप जिक्र करते रहे हैं वो भी एक बेनिफिशियरी रहेगा, बट अगर दुनिया में चक्का जाम होता है तो हमारे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा अनिल जी। तो इतना आसान नहीं है, इसलिए ऑन अ ब्रॉडर सेंस मैं कहूँगा आज ज़रूरत नहीं थी रेट बढ़ाने की, बट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको रुपए को बचाना है। ओके,
तो करेंसी एक बड़ी चिंता है, जिस तरह से कमज़ोर हो रही है और जिस तरह से डॉलर के हमारे जो रिजर्व्स हैं वो थोड़े कम हो रहे तो वो चिंता है। लेकिन राहुल जी, जिस तरह से ग्लोबली भी अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, तो क्या लगता है कि प्रेशर थोड़ा कम फील करेंगे आज गवर्नर साहब? अनिल जी, पूरा डिस्कोर्स मुझे लगता है 4-5 महीने में बदल जाएगा। अच्छा। हमारा पूरा दुनिया का, बिकॉज अब तक आपने ग्रोथ इम्पैक्ट देखा ही नहीं है ना इस रेट हाइक्स के जो यूएस फेड ने किए। ये सब लीड लैग होता है ना। Correct. हम आज की डेट में जो भी बात कर रहे हैं, द डेटा पॉइंट्स आर लैग्ड। अब यूएस की ओवरनाइट रीडिंग 0.6% कॉन्ट्रैक्शन आई है जीडीपी की। क्या पता कितना हार्ड रिसेशन होगा। फिर आप रेट कट्स की बात करेंगे, आप वापस क्यूई की बात करेंगे, तो मुझे लगता है 4-5 महीने में ये पूरा डिस्कोर्स ही बदल जाएगा। इंग्लैंड ने 2 हफ्ते की सही लेकिन कर दी ना। इंग्लैंड ने 2 हफ्ते के लिए बॉन्ड बाइंग शुरू कर दी। जो आप इंग्लैंड की बात करें, ये सिचुएशन क्यों आई है? मार्जिन कॉल्स नहीं मीट हो रहे हैं, उसके ऊपर आप रेट हाइक का प्रेशर डाल के यूएस क्यों हाइक कर रहा है? उनका जो 45 से 50% का इन्फ्लेशन होता है वो हाउसिंग होता है। दे वांट टू किल द हाउसिंग मार्केट। हम क्या किल करना चाह रहे हैं? आप रुपये को 85 भी ले जाएंगे, सॉरी, आपकी अगर ग्लोबल डिमांड नहीं है तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? करेक्ट। लोकल और आप नेट इंपोर्टर हैं, क्रूड का भाव आप सेट नहीं करते, तो जीडीपी में जो एक्स और एम का है वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं। जो आपके कंट्रोल में है वो सीआईजी है। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर लेते जाएं, आप इन्वेस्टमेंट को मार देंगे, कंजम्पशन को मार देंगे, सॉरी, कंजम्पशन को मार देंगे। बचेगा क्या? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो तो वैसे भी होगी। 18 महीने से दूर आपका इलेक्शन है, तो आप कितना आपका जीडीपी ग्रोथ नीचे ले जाना चाहते हैं? अब हम 7% की बात कर रहे हैं ना। आप अगले फिस्कल को देख लीजिए, कहाँ पे होगा? 6% होगा। ये बात मैं मानता हूँ कि कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट बहुत सुधर गई है। करेक्ट। डेट इज एट प्रैक्टिकली द लोएस्ट इन 15 years, कैश फ्लोज आर प्रॉब्ली द बेस्ट। पर कैपेक्स अनाउंस हो गए ना। करेक्ट। चाहे अदानी हो, अंबानी हो, अल्ट्राटेक हो, केमिकल कंपनीज हो, पीएलआई में से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा का, सबने कर दिया। ये रोज रोज आके थोड़ी ना 5-5 हज़ार के कैपेक्स अनाउंस करेंगे। तो आप क्या मानना चाह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को? तो मेरे को तो लगता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह की, ये सब एकेडमिक है, क्योंकि एज सेल साइड एनालिस्ट वी लुक एट 1 year forward. Statement, which normally is made in the first week of October. This time, because of holidays next week, we have kept it on 30th of September. As you are aware, this process of the governor making a statement started on March 27th when we entered the period of the pandemic. And thereafter, we have continued with this practice because we have been confronted with, the world has been confronted with one crisis after the other. And this statement by the governor RBI, where we spell out the details of RBI's assessment of domestic and global situation, I think is a useful communication tool for all the stakeholders and members of the public. That is the feedback we have received. Thank you for all your patience and cooperation in listening to our communication. And please permit me now to go ahead with this time's statement. In the last 2.5 years, the world has witnessed 2 major shocks: the COVID-19 pandemic and the conflict in Ukraine. These shocks have produced profound impact on the global economy. As if that was not enough, now we are in the midst of a third major shock, a storm arising from aggressive monetary policy actions and even more aggressive communication, especially from advanced country central banks. The necessity of such actions is driven by their domestic considerations, but in a highly integrated global financial system, they inevitably cause negative externalities through spillovers. The recent rate hikes and forward guidance about further big rate hikes have caused tightening of financial conditions, extreme volatility, and risk aversion. All segments of the financial market, including equity, bond, and currency markets, are in turmoil across countries. There is nervousness in financial markets with potential consequences for the real economy and financial stability. The global economy is indeed in the eye of a new storm. Despite this unsettling global environment, the Indian economy continues to be resilient. There is macroeconomic stability. The financial system remains intact with improved parameters. The country has withstood the shocks from COVID-19 and the conflict in Ukraine.
Our journey over the last 2.5 years, our steely resolve in dealing with the various challenges gives us the confidence to deal with the new storm that we are confronted with at present. Let me now touch upon the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 28th, 29th and 30th September. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.65%, and the marginal standing facility, that is MSF, and bank rate to 6.15%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to explain the MPC's rationale for its decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook continues to be bleak. Financial conditions are tightening and recession fears are mounting. Inflation continues to persist at alarmingly high levels across jurisdictions. The enduring effects of the pandemic and the geopolitical conflict are manifesting in demand-supply mismatches of goods and services. Central banks are charting new territory with aggressive rate hikes, even if it entails sacrificing growth in the near term. In this milieu, nervous investor sentiments have triggered a flight to safety. The US dollar has strengthened rapidly to a 2-decade high. Several advanced and emerging market currencies are facing sharp depreciation pressures. Emerging market economies, that is EMEs in particular, are confronted with challenges of slowing global growth, elevated food and energy prices, spillovers from advanced economy policy normalization, debt distress, and sharp currency depreciations. Now, against this challenging global environment, economic activity in India remains stable. And that's a very refreshing point. It gives us, that's why in the beginning I said that it gives us the confidence of even dealing with the current challenge which we are confronted with. While real GDP growth in the first quarter this year turned out to be lower than our expectations, nonetheless it was 13.5 and perhaps the highest among the major global economies. So the real GDP growth in the first quarter, the late recovery in Kharif sowing, and the comfortable reservoir levels that we have at present, improvement in capacity utilization, buoyant bank credit, and government's continued thrust on capital expenditure are expected to support aggregate demand and output in the second half of the current year. Consumer price inflation remains elevated and above the upper tolerance band of the target due to large adverse supply shocks, some firming up of domestic demand, and the spillovers from global markets. The recent correction in global commodity prices, including crude oil, if sustained, may ease cost pressures in the coming months. The inflation trajectory remains clouded with uncertainties arising from continuing geopolitical tensions and nervous global financial market sentiments. In this backdrop, the MPC was of the view that persistence of high inflation necessitates further calibrated withdrawal of monetary accommodation to restrain broadening of price pressures, anchor inflation expectations, and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9%
and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Now, let me step back a little and elaborate on our monetary policy stance. Monetary policy had moved from neutral to accommodative stance in June 2019. At that time, repo rate was 5.75%. Headline CPI inflation was hovering around 3% and was expected to be in the range of 3.4 to 3.7% in the second half of 1920, and liquidity was in deficit mode with an average daily injection of 0.3 lakh crore in May 2009 under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF. Today, inflation is hovering around 7%, and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022, and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. Thus, even as the nominal policy repo rate has been raised by 190 basis points so far, including the increase that we have effected today, the policy rate adjusted for inflation trails the 2019 level. The overall monetary and liquidity conditions, therefore, still remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation, and first let me take up growth. Real GDP grew by 13.5% year-on-year in the first quarter of this year, this financial year, that is 2022-23. Now this surpassed the pre-pandemic level by 3.8%. This was led by robust growth in private consumption and investment demand. High frequency data for the second quarter indicate that economic activity remains resilient. Private consumption has been holding up. There is sustained revival in urban demand, which should get a further impetus from the unfettered celebration of upcoming festivals after 2.5 years of living with the COVID-19 pandemic. Rural demand is also gaining gradually. Investment demand is picking up and is evident from the robust growth of domestic production and import of capital goods in July and August. Bank credit has grown at an accelerated pace of 16.2% year-on-year as on September 9th, as against 6.7% during the corresponding period of last year. Total flow of financial resources from banks and non-banks to the commercial sector has improved significantly to rupees 9.3 lakh crore in this financial year so far, that is up to September 9th, from 1.7 lakh crore in the corresponding period of last year. So this year the flow of commercial resources is 9.3 lakh crore compared to last year figure of 1.7 lakh crore for the same period. According to the RBI survey, seasonally adjusted capacity utilization of the manufacturing sector improved from 73% in the fourth quarter of 21-22 to 74.3% in the first quarter of 22-23. And this is in fact the highest level in 3 years. Last time I had given that the decline, I had given the unadjusted capacity utilization which had improved. That's what I had stated in the last monetary policy meeting. But I think it's always better that and that reflected the seasonal pattern. So therefore, I think it is always better to look at the seasonally adjusted figures, and that is what I have attempted to provide today. Non-oil, non-gold imports remained resilient, indicating sustained revival in domestic demand. Merchandise exports growth, however, faced headwinds from unsettled external environment.
In the supply side, the agricultural sector remains resilient. The monsoon rainfall was 7% above the long period average as on 29th September. Kharif sowing was 1.7% above the normal sown area as on 23rd September. The production of Kharif food grains as per the first advance estimate is only 0.4% below the first advanced estimate of last year. The reservoir levels are at 87% of the full capacity on 29 September as against the decadal average of 77%. This augurs well for the ensuing Rabi crop. Now, we decided to provide all these numbers so that there is clear communication about where exactly we stand in the agricultural front. Industrial activity, as reflected in the growth of Index of Industrial Production, slipped to 2.4% in July. India's Manufacturing Purchasing Managers Index, that is PMI, the manufacturing PMI, however, indicates sustained expansion at 5.2 in August. Business sentiment, as reflected in the manufacturing PMI, strengthened with the degree of optimism at its highest in 6 years. Service sector indicators point towards strong growth in July and August. Services PMI rebounded to 57.2 in August from 55.5 in July. Business confidence rose to a 51-month high. So I have first provided where we stand with regard to aggregate demand, where we stand with regard to aggregate supply, and within that I have focused on the agriculture sector, the industry sector, and the services sector indicators. Now, looking ahead, all these factors should support aggregate demand and activity. The headwinds from extended geopolitical tensions, tightening global financial conditions, and possible decline in the external component of aggregate demand can pose downside risks to growth. Taking all these factors into consideration, which I have just narrated, real GDP growth for the current financial year 2022-23 is now projected at 7%, with second quarter at 6.3%, third quarter at 4.6%, and the fourth quarter at 4.6%, with risks broadly balanced. The growth in the first quarter of next financial year, that is 23-24, is projected at 7.2%. I would now like to focus on inflation. Global geopolitical developments are weighing heavily on the domestic inflation trajectory. Inflation inched up to 7% in August from 6.7% in July. Acute imported inflation pressures felt at the beginning of the financial year have eased, but remain elevated across food and energy items. Edible oil price pressures are likely to remain contained on improved supply from key producing countries and measures taken by the government. Going forward, there could be some tapering of selling price increases on account of easing supply conditions and softening of industrial metal and crude oil prices. With services activity showing strong rebound and some improvement in pricing power, risks of higher pass-through to input costs, however, do remain. There are also upside risks to food prices. Cereal price pressures is spreading from wheat to rice due to likely lower Kharif paddy production. The lower sowing of Kharif pulses could also cause some pressures. The delayed withdrawal of monsoon and intense rain spells in various regions have already started to impact vegetable prices, especially tomatoes. These risks to food inflation could have an adverse impact on inflation expectations. The Indian basket crude oil price was around 104 barrel in the first half of this year, 22-23, and this is the actual number which has been realized. In the first half of this year, the Indian basket price was, the average was around $104 US dollars per barrel. Going forward, we are now assuming it to be $100 per barrel in the second half of this year.
Taking into account these factors, the inflation projection is retained at 6.7% for the current year, with second quarter at 7.1%, third quarter at 6.5%, and fourth quarter at 5.8%, with risks evenly balanced. CPI inflation is projected to further reduce to 5% in the first quarter of next financial year, that is 23-24. The extraordinary global circumstances that caused the heightened inflationary pressures have impacted both advanced economies as well as the emerging market economies. India is, however, better placed than many of these economies. If high inflation is allowed to linger, it invariably triggers second-order effects and unsettles expectations. Therefore, monetary policy has to carry forward its calibrated action on policy rates and liquidity conditions consistent with the evolving inflation growth dynamics. It must remain alert and nimble. I would now like to focus on the liquidity and financial market conditions. During the current financial year, the weighted average call rate, that is WACR, the operating target of monetary policy, has increased cumulatively by 196 basis points, that is 196 basis points in a phased manner up to September 28th over March 22. This is in sync with our actions on the SDF and the repo rate. Consequently, interest rates across financial market spectrum have increased, though at varying degrees. Surplus liquidity in the banking system, as reflected in the average daily absorption under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, including both SDF and the VRRR auctions, moderated to 2.3 lakh crore during August to September, that is during this period of August and September up to 28th September, it moderated to 2.3 lakh crore from 3.8 lakh crore during June-July. So it was 3.8 lakh crore during June-July, and in August-September up to 28th September, the overall system liquidity has moderated to 2.3 lakh crore, and that is evident from the overall LAF position and taking into account both SDF and the VRRR auctions. GST and advance tax payments coupled with forex outflows moderated the surplus liquidity conditions in the third week of September. This necessitated recourse to marginal standing facility by banks and liquidity injection by the Reserve Bank through variable rate repo auctions. And this is exactly in line with what we had said earlier, that the situation, the liquidity situation is constantly monitored, and as and when required, the RBI will conduct fine-tuning operations both to inject liquidity as well as to absorb liquidity. Now, this temporary moderation of surplus liquidity needs to be seen in the context of the large potential liquidity in the system arising from the expected pickup in government spending that usually happens in the second half of the year. Furthermore, drawdown of excess CRR and excess SLR holdings of banks can also augment system liquidity. In my statement of October 2021, I had stated that the Reserve Bank may complement the fortnightly main operation conducted through 14-day VRRR auctions with 28-day VRRR auctions, depending upon the evolving liquidity conditions. In view of the moderation in surplus liquidity, it has now been decided to merge the 28-day VRRR with the 14-day main auction under VRRR. Consequently, from now on, only 14-day VRRR auctions will be conducted. And as I just mentioned a little while ago, fine-tuning operations of various maturities for absorption as well as injection of liquidity will continue as may be necessary from time to time. During the current financial year up to September 28, the US dollar has appreciated by
14.5% against a basket of major currencies. This has caused turmoil in currency markets across the world. The movement of the Indian rupee has, however, been orderly compared to most other countries. The Indian rupee has depreciated by 7.4% against the US dollar during the same period. That is from 1st April of this year to the date which I just mentioned, that is up to 28th September. So while the US dollar has appreciated by 14.5%, the Indian rupee has depreciated in a very orderly manner by 7.4%. And consequently, it is evident that the Indian rupee has fared much better than several reserve currencies as well as many emerging market and Asian peers. A stable exchange rate is a beacon of financial and overall macroeconomic stability and market confidence. In recent days, there have been divergent views on the exchange rate of the rupee and the adequacy of our forex reserves. Let me set out the overall position once again. First, the rupee is a freely floating currency and its exchange rate is market determined. Second, the Reserve Bank does not have any fixed exchange rate in mind. The Reserve Bank intervenes in the market to curb excess volatility and anchor expectations. The overarching focus is on maintaining macroeconomic stability and market confidence. Our actions have helped in encouraging investor confidence as reflected in the return of capital flows since July. Over the medium term, the primacy of price stability embedded in our flexible inflation targeting framework provides the anchor for exchange rate stability. These are the 2 points which I mentioned. I would now like to mention the third point. Third, our interventions in the forex market are based on continuous assessment of the prevailing and evolving situation from the point of view of the approach which I just explained. The aspect of adequacy of forex reserves is always kept in mind. The umbrella, as I had said earlier, continues to remain strong. During the pandemic, forward guidance gained prominence in Reserve Bank's communication strategy. This was helpful in anchoring market expectations. In a policy tightening cycle, however, it is arduous to provide consistent forward guidance, particularly in a highly uncertain environment. In fact, forward guidance may even destabilize financial markets. Questions are often asked about the peak and terminal rates in a rate hiking cycle or in a rate tightening cycle. Without venturing into any forward guidance which can be hazardous in the present context, I would like to state that our actions will be carefully calibrated to the incoming data and the evolving scenario without being constrained by conventional or any textbook approach to policy making. Let me now focus on the external sector. The current account deficit for the first quarter 2022-23, and that was released last evening, is placed at 2.8% of GDP, with trade deficit at 8.1% of GDP. Various leading indicators, including global PMIs, point to weakening of global growth momentum and downside risks to global trade. India's import growth, though decelerating, outpaced the export growth. Consequently, the trade deficit remained high in July and August. Services exports continued to grow at a robust pace amidst resilient demand for software and business services and modest recovery in travel services. On a balance of payment basis, that is on a BOP basis for which data were released yesterday, exports of services grew at a robust pace of 35.4% year-on-year,
during April-June this year. For the same period, remittances rose by 22.6%. The net surplus on exports of services is expected to partly offset the higher trade deficit. So as you can see, both services sectors have grown at a robust pace of 35.4% and remittances have grown by 22.6%, and that is why I am making the statement that the net surplus on exports of services is expected to partly offset the higher trade deficit. From the external financing side, net foreign direct investment, that is FDI, improved to 18.9 billion in April-July this year from 13.1 billion a year ago. Foreign portfolio investors, that is FPIs, have returned to the domestic market with a net inflow of $7.5 billion during July to September after an outflow for 9 consecutive months. India's foreign exchange reserves now stand at $537.5 billion as on September 23rd, and this compares favorably with most peer economies. And this is important, about 67% of the decline in reserves during the current financial year is due to valuation changes arising from an appreciating US dollar and higher rates of US and higher US bond yields. Incidentally, there was an accretion of $4.6 billion to the foreign exchange reserves on BOP basis during the first quarter of the current financial year. So it may be seen that our market interventions continue to be judicious. India's other external sector indicators, namely the external debt to GDP ratio, net international investment position to GDP ratio, ratio of short-term debt to reserves, and debt service ratio also indicate lower vulnerability as compared with most other major EMEs. In fact, India's external debt to GDP ratio is the lowest among the emerging market economies. In fact, that's right. In the final analysis, we remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. I shall now announce certain additional measures, and I'll be very brief. There are just about 4 or 5 announcements. The first is that we will release a discussion paper on expected loss-based approach for loan loss provisioning by banks. Banks currently follow the incurred loss approach for provisioning of their loan assets, whereby provisions on loan assets are made after the stress has actually materialized. A more prudent and forward-looking approach is the expected loss-based approach, which requires banks to make provisions based on an assessment of the probable losses. As a step towards converging with globally accepted prudential norms, we will issue a discussion paper on the proposed transition for stakeholder comments. The second one relates to discussion paper on securitization of stressed asset framework. The revised framework for securitization of standard assets was issued by the Reserve Bank in September 2021. It has now been decided to introduce a framework for securitization of stressed assets. This will provide an alternative mechanism for securitization of NPAs in addition to the existing ARC route. A discussion paper on this proposed framework is also being issued for feedback from stakeholders. The third announcement relates to internet banking facility for customers of regional rural banks. Regional rural banks, that is RRBs, are currently allowed to provide internet banking facility to their customers, subject to fulfillment of certain criteria. Keeping in view the need to promote the spread of digital banking in rural areas, these criteria are being rationalized. The revised guidelines will be issued separately. And the final announcement relates to regulation of offline payment aggregators. Online payment aggregators have been brought under the purview of the Reserve Bank guidelines since March 2020.
it has now been proposed to extend these regulations to offline payment aggregators who handle proximity or face-to-face transactions. This measure is expected to bring in regulatory synergy and convergence on data standards. Let me now conclude. Daunting challenges confront us at this juncture. The underlying fundamentals of our economy and the buffers built over the years have stood us in good stead. We have taken a series of measures since April 2022, that is, in the aftermath of the commencement of the conflict in Ukraine and the kind of spillovers and the global impact it produced. We have taken a series of measures thereafter since April 22 in the backdrop of, as I said, geopolitical tensions, sanctions, and supply chain disruptions. We will remain resolute and persevere in our efforts to ensure price stability as well as financial stability while supporting growth. Our policy actions today is a part of our continued efforts in pursuit of these goals. As we celebrate Mahatma Gandhi's birth anniversary in another 2 days, I conclude my statement with Mahatma Gandhi's insightful words, and I quote, "We are wakeful, ever vigilant, ever striving," unquote. Today, despite the gathering clouds over the global economy, the Indian economy inspires optimism and confidence. Thank you. Namaskar. आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से ये मॉनेटरी पॉलिसी और उम्मीद के मुताबिक 0.5% ब्याज दरें बढ़ी है। इसके अलावा किसी तरह के कोई बदलाव नहीं बाकी दरों में। बिल्कुल ग्रोथ का अनुमान जस का तस थोड़ा सा घटाया, इन्फ्लेशन का अनुमान जस का तस, और पूरी की पूरी चिंताएं जो हैं वो ग्लोबल मार्केट से और हमारी इकोनॉमी पर पूरा भरोसा है। ये है पूरा सार आरबीआई गवर्नर साहब की क्रेडिट पॉलिसी का, और पॉलिसी के बाद बाजारों का एक्शन भरपूर तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बाजार। 16,900 के आसपास निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 38,000 के पार निकलता हुआ, यानी कि पॉलिसी के बाद बाजारों में मजबूती लौटती दिख रही है। आइए बढ़ते आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस पॉलिसी का पूरा विश्लेषण करने के लिए। अजय बग्गा साहब, अतुल जोशी साहब, महेंद्र जाजू साहब और साथ ही राहुल अरोड़ा जी। सबसे पहले राहुल जी, जरा मार्केट के व्यू से बताएं, पॉलिसी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। इन्फ्लेशन और ग्रोथ, राइट, तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। आई थिंक इट्स अ वेरी, आई डोंट नो अनिल जी, आई स्टिक टू माई स्टैंड। इट्स अ स्टैगफ्लेशन काइंड ऑफ सिचुएशन। ये खुद कह रहे हैं कि अपने इन्फ्लेशन नंबर्स रिवाइज नहीं कर रहे साल के, 6.7%, Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर 5% बोल रहे हैं, तो ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ है। करेक्ट। और जैसे मैं आपको गवर्नर साहब के स्पीच के पहले बता रहा था कि यूएस की जो 50% इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग रिलेटेड है। तो आई डोंट नो, उन्होंने भी जो ग्रोथ के बारे में बात की थी वो 2 ही पिलर्स पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कंजम्पशन। और एक आपको बहुत कंजम्पशन पे, अनिल जी मैं आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन जो कंजम्पशन आपको सपोर्ट कर रहा है, एक तो बाजार जिस तरह से ऊपर गया वो एक वेल्थ इफेक्ट है, और दूसरा लोगों ने 2 साल तक स्पेंडिंग नहीं की थी। ये इस तरह की स्पेंडिंग आप कंजम्पशन पे रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग टू फॉल ऑफ अ क्लिफ नेक्स्ट ईयर। यू आर गोइंग टू गो इनटू अ स्लो डाउन। उन्होंने Q1 तक ही प्रोजेक्शंस दिए अगले साल के लिए। इट इज वेरी पॉसिबल दैट योर जीडीपी ग्रोथ कम्स डाउन टू 6% नेक्स्ट ईयर। इन सब का इफेक्ट आना अभी बाकी। तो आई एम नॉट श्योर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई होप दिस इज द लास्ट ऑफ इट। यू नो, यहाँ से अभी करते रहना योर। देखिए अनिल जी, मैं अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट, आई एम अ सेल साइड एनालिस्ट। हम ईपीएस की बात करते हैं, राइट। हमें सिखाया गया था कि अगर आपको मार्केट का वैल्यूएशन दिखाना है, आप बॉन्ड यील्ड को इन्वर्स कर दीजिए। अगर आपको बॉन्ड यील्ड को 8% लेके जाना है, तो आपका इंडेक्स का पी तो आप 12.5 बोल रहे हो, आप 15% प्रीमियम भी दे दीजिए तो 14x। आप मार्केट को इंप्लाई कर रहे हो कि आपके मार्केट का पी 13-14 होना चाहिए। ये सब तो आपने आप एक दिन देख लिया, इवेंचुअली तो आप स्टॉक्स खरीदने वाले हैं ना। सही बात है, ये तो एक दिन का हो गया अभी बेसिस। तो अगर आप मार्केट को यही, इफ यू आर गोइंग टू रिड्यूस, इफ यू आर गोइंग टू इंप्लाई दैट योर पी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, आई एम नॉट श्योर। आई डोंट थिंक कंजम्पशन कैन सपोर्ट द इकोनॉमी द वे इट हैज ओवर द लास्ट 2 years. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द ओनली थिंग, सो आई होप दिस इज द लास्ट ऑफ इट। चलिए उम्मीद करते हैं कि लास्ट हो। चलिए उस पर भी बात करेंगे, अगली पॉलिसी में गवर्नर साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले बग्गा साहब, आपका विश्लेषण पॉलिसी का। नहीं अनिल जी, हो गया सारा। रेपो जैसे सोचा था वही आया। जो कटौती है जीडीपी में वो थोड़ा सा अचरज की बात है। हमें उम्मीद थी कि 7.2 ही रखेंगे। 2 चीजें पकड़ी।
एक तो रिपीटेडली उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग चाहिए। गवर्नमेंट का जो आप देखिए बैलेंस 3 लाख करोड़ आरबीआई के पास गवर्नमेंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, और पिछले 2 साल से गवर्नमेंट क्या करती है कि ये 3 महीने खर्चा नहीं करते और फिर फरवरी मार्च में सारे डिपार्टमेंट खर्चा करते हैं, जबकि इकोनॉमी को चाहिए कि गवर्नमेंट आके खर्चा करे। तो इन्होंने बार बार यही कहा। एफएक्स रिजर्व्स पे अच्छी खबर थी कि 67% जो एफएक्स रिजर्व्स गिरे हैं वो डॉलर वैल्यूएशन की तरफ से गिरे हैं। हमें लग रहा था $100 बिलियन आरबीआई ने रुपए को बचाने में लगा दिए। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लगभग उसमें से 67% उसका जो है डॉलर वैल्यूएशन से गिरा है। इन टर्म्स ऑफ के रेट जो अभी तक हाइक हुआ है 1.9, वो कॉल मनी में 1.96% बढ़ोतरी हो गई है। तो ट्रांसमिशन शुरू है। ऑफ कोर्स टर्म लोन्स में और बाकी यील्ड कर्व में टाइम लगता है पहुंचने का, बट ट्रांसमिशन जारी है। तो ये देख रहे हैं। जहां मायूसी हुई, एक तो बोले कि डेटा ड्रिवन, वो तो सभी कह रहे हैं, फॉरवर्ड गाइडेंस हटा दिया। एनीवे इंडियन आरबीआई कोई फॉरवर्ड गाइडेंस देता नहीं है टर्मिनल रेट पे, बट हमें उम्मीद थी कि कुछ बातों में कह देंगे कि ये हमें लगता है रेट हाइक अभी पूरी हो गई है। तो ये क्लैरिटी नहीं आई, और मैंने मिस किया। अभी जब आएगा पूरा प्रिंटेड तो देखेंगे क्या इन्होंने एकोमोडेटिव से न्यूट्रल ऐलान किया कि नहीं, ये मैं नहीं पकड़ पाया। ये मैं देख रहा था तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की तरफ ही है, न्यूट्रलिटी पे नहीं पहुंचे। इससे अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें तो अगला रेट हाइक आने वाला है। ये विड्रॉल पे ही रहे, न्यूट्रल पे नहीं आए। विड्रॉल कर रहे हैं अभी भी न्यूट्रल, यानी कि अगली पॉलिसी की गुंजाइश उन्होंने छोड़ी है। आइए एक व्यू बैंकिंग सेक्टर से भी ले लिया जाए। आशुतोष खजूरिया साहब, फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। खजूरिया साहब, 0.5% ब्याज दरें बढ़ी है, क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक रही, और पॉलिसी में आपको क्या गाइडेंस है बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से? पहली चीज तो ये कि अपेक्षा के अनुरूप है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से ही है। मेरे ख्याल से एक तरह का कंसेंसस जो है वो विकसित हो रहा था कि 35 नहीं 50 ही होगा, क्योंकि उसके पीछे ये भी आवश्यक था, क्योंकि करेंसी के ऊपर थोड़ा दबाव होने के कारण ये जरूरी था कि इंटरेस्ट रेट की जो वृद्धि है, जो ब्याज दरों में वृद्धि है, वो कम से कम यथावत रखी जाए। अगर 50 बेसिस पिछले बार थे तो उसको आगे भी रखा जाए। दूसरा ये कि जो मुद्रास्फीति है उसको उन्होंने बरकरार रखा है 6.7% पूरे वर्ष के लिए। लेकिन हाँ, जो उसकी दिशा है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब उससे काफी आशा पैदा होती है कि हम चौथी तिमाही तक अपने बैंड के अंदर आ जाएंगे, जो 6 के नीचे होना चाहिए। 2 से 6 का जो बैंड है उसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो। और उन्होंने ये बताया कारण भी कि देर तक बारिश होने की वजह से थोड़ा सब्जियों के भाव पर प्रभाव पड़ रहा है उसका, और पूरी तरह से विड्रॉल नहीं हुआ मॉनसून का, और अब ये जो पकने का समय है फसलों के, तो और फिर साथ में जो बुआई है वो भी धान की जो है वो थोड़ी कम हुई है, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुद्रास्फीति खाने के खाद्यान्नों के ऊपर है वो गेहूं से हटकर और अब चावल की तरफ बढ़ रही है। तो ये कुछ चीजें उन्होंने जो है मौसम के ऊपर भी कुछ उसका कारण बताया कि हमारी जो मुद्रास्फीति का जो वो है अनुमान है वो उसमें ह्रास नहीं हो सकता, और दोनों तरफ रिस्क जो है वो बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो जितने अगर आपको ऐसा लगता है कि मुद्रास्फीति कम हो सकती है तो उतने दूसरी ओर भी हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से प्लेयर रहेगा वो रहेगा क्रूड ऑयल। कच्चा तेल जो है वो पिछली छमाही में 104 के औसत से रहा, और आने वाली तिमाही में, आने वाले छमाही में, आने वाले अर्धवर्ष में उन्होंने उसको $100 के प्रति मतलब अनुमान में रखा है। अगर वो नीचे रहता है और 80-90 के बीच में अगर वो चलता है तो शायद वहां थोड़ी गुंजाइश है कि मुद्रास्फीति में और कटौती हो सकती है, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव जो उसका जो इंडक्शन इफेक्ट है वो बाकी कई चीजों में उसका प्रभाव पड़ता है। जहां तक बैंकों का सवाल है, मेरा हमेशा ये कहना है कि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसको सिर्फ इस तरह से ही नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ लोन के लिए या बोरोवर्स जो हैं उनके ही लिए
मतलब उनके लिए थोड़ा विपरीत है। ये भी देखना चाहिए कि जब तक सेवर्स नहीं रहेंगे, आज तो बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जमा राशियों को लाने की, और जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है उसको मैच करने के लिए उनको डिपॉजिट्स की ग्रोथ चाहिए, और तब अगर ब्याज की दर अगर सेवर्स के लिए बढ़ती है तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो जब तक आपने कहा बैंकिंग के लिए, मैं तो उसको इस तरह से देखता हूं कि मुझे ऑलरेडी बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स में काफी वृद्धि की है, और ये सेवर्स के लिए एक और अच्छा अवसर होगा, क्योंकि जो बाकी कॉम्पीटिंग जो ऑप्शंस हैं उनके पास, चाहे वो अपने नेशनल सेविंग से रिलेटेड हों, जिनमें काफी पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, अगर हम कम से कम उसके आसपास पहुंचते हैं तो फिर बैंक्स के लिए, चूंकि लिक्विडिटी ज्यादा होती है बैंक के डिपॉजिट में, तो शायद फिर रुझान बैंक डिपॉजिट्स की ओर बढ़ जाएगा। वो तो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जमा राशियों में वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वो दहाई के आंकड़े को पार करे, उसके लिए जरूरी है कि थोड़े नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से हम थोड़े पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़े। और अगर मुद्रास्फीति कम होकर 6 की ओर बढ़ती है और आपका 1 साल का जो ब्याज की दर है वो अगर 7 की ओर बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही संतुलित ये होगा कि भाई रियल इंटरेस्ट रेट हम दे पा रहे हैं अपने जमाधारों को। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए थोड़ी सी ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ती हुई नजर भी आ रही है। अतुल जोशी साहब भी हमारे साथ हैं। जोशी साहब, आपने कहा ही था कि बिल्कुल 0.5% ही ब्याज दरों की बढ़ोतरी की उम्मीद है, और पॉलिसी के बाद भी कोई ऐसा कमेंट्री में खास बदलाव नहीं होगा। क्या कुछ खास बातें लगी आपको गवर्नर साहब की आज की पॉलिसी में? मैंने कहा था कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कम कर देंगे, 7% लेके आएंगे, तो वो उन्होंने लेके आया है। लेकिन उसके अगर हम डेटा थोड़ा ध्यान से देखें तो उन्होंने Q3 और Q4 का जो एस्टिमेट पहले था, जो प्रीवियस पॉलिसी में था, वो था 4.1% एंड 4%। Q3 के लिए 4.1 था, Q4 के लिए 4% था। वो दोनों को उन्होंने बढ़ा दिया है। Q3 Q4 दोनों को उन्होंने 4.6% का जीडीपी ग्रोथ करके रखा है। तो ये जो चेंज उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगला जो 1 या 2 पॉलिसी में वो फिर से ये 7% को 6.8 की तरफ लेके आने की गुंजाइश रह जाएगी। ये उन्होंने एक मेरे ख्याल से विंडो क्रिएट किया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उन्होंने जो बात की कि 75% है, 73% है, अगली जो प्रीवियस पॉलिसी थी उसमें उन्होंने 75% कहा था Q4 2022 के लिए। तो वो भी मेरे ख्याल से कैपेसिटी के नंबर्स भी उन्होंने रिवाइज किए हैं। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें सुनाई एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन जब रिस्क की बात है कि एग्रीकल्चर में रिस्क क्या है, तो बहुत क्लियरली काफ़ी सारे रिस्क है, जैसे कि उन्होंने मॉनसून के बारे में बताया। लेकिन मैं ये देखूंगा कि हमारा फूड स्टॉक कहाँ पर है, और उसमें मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है गेहूं के बारे में, जहाँ हमारा स्टॉक लगभग 50% है कंपेयर टू सितंबर 2021। तो ऑब्वियसली गेहूं के प्राइस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं, 7 से 10 रुपये बढ़ चुके हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ये जो अन्न वितरण जो भी ये है स्कीम है, जिसमें 80 करोड़ लोग बेनिफिट होना चाहिए, अगर होता तो भाव ही नहीं बढ़ते। तो खरीदने कौन जाता? 5 किलो गेहूं पर पर्सन, तो मेरे ख्याल से कोई गेहूं खरीदने ही नहीं जाता। लेकिन वो इफेक्टिविटी मेरे को दिख नहीं रही है, और इसकी वजह से ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे रहेगा आरबीआई की अजम्पशंस के हिसाब से। और फोर्थ चीज जो एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में उन्होंने बताई, मेरे ख्याल से कैलिब्रेटेड अप्रोच आरबीआई अडॉप्ट कर सकता है कि जिससे रुपी 84-85 की तरफ अगले 4 से 5 महीने में जा सकता है। तो ये मेरा ओवरऑल असेसमेंट है। जीडीपी नीचे, इन्फ्लेशन ऊपर, फ्रूट प्रोक्योरमेंट, एग्रीकल्चर का इन्फ्लेशन रहेगा, और खास करके एक्सटर्नल सेक्टर पे रुपी थोड़ा डिप्रिशिएट होता हुआ 84-85 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा असेसमेंट है आरबीआई की पॉलिसी का। बॉन्ड मार्केट पर क्या कुछ असर है, और साथ ही डेट मार्केट के लिहाज से, फिक्स इनकम मार्केट के लिहाज से पॉलिसी में क्या खास बातें हैं, एक बार जाजू साहब से समझा जाए। जाजू साहब बताएं सर। जाजू साहब शायद आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट करें सर। तो पॉलिसी का बेसिकली सार तो यही है कि जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है बहुत कंस्ट्रक्टिव है और बहुत पॉजिटिव है, और जैसा बाकी लोगों ने बताया इन्फ्लेशन ऊपर है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी नीचे है। सो बेसिकली फोकस
ये जो पॉलिसी का है ग्लोबल एनवायरनमेंट पे है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। और एक चीज जो पहले दो पॉलिसीज में बहुत उभर के सामने आई थी, जिसका इस बार गवर्नर साहब ने ज्यादा डिटेल में जिक्र नहीं किया, वो है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में दिमाग में खेल रही है। सो बेसिकली नाउ मॉनेटरी पॉलिसी जो ऑपरेट कर रही है, जो रेट हाइक है या आगे होंगे, ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कहाँ है। क्योंकि हम जो डीकपल अभी दिख रहे हैं, वो जो हमारा पॉलिसी स्टांस रहा है और जो हमने एक से एक आगे बढ़ के जो एक्शन लिए उसके कारण हुआ है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसा राहुल जी भी बोल रहे थे कि यदि अगले 3-4 महीने में ग्लोबल मार्केट का जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो जाता है, तो शायद उसका इम्पैक्ट आएगा। बट क्लियरली अभी के लिए पॉलिसी जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है। और दूसरी चीज बॉन्ड मार्केट्स का जहां तक सवाल है कि ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट में प्राइसिंग काफी हो चुकी है, बिकॉज जब सबको पता है कि रेट बढ़ने वाले हैं और जब जो डिबेट है वो सीमित है कि टर्मिनल रेट कहां पर होगी उसके ऊपर, तो बॉन्ड मार्केट ने ऑब्वियसली उसको प्राइसिंग इन कर लिया है। तो आज भी हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 2-3 बेसिस पॉइंट्स नीचे ही है। तो आज के माहौल में लग रहा है कि 7.5% 10 ईयर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहेगा आगे जाके भी। जी जी जी, राहुल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी सर। अनिल जी, आई थिंक ये जो करेंसी पे लेके चर्चा हो रही है, आई एम जस्ट अ लिटिल वरिड कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू वांट टू हाइक रेट्स टू डिफेंड योर करेंसी, क्योंकि आज की डेट में तो आपका क्रूड 85-90 है। सी, एज एन इंपोर्टर आई वांट माय करेंसी टू अप्रिशिएट, राइट। इट इज ओनली एज एन एक्सपोर्टर दैट आई वांट माय करेंसी टू अप्रिशिएट। तो अगर आप 85 रुपए की बात कर रहे हैं और अगर आपका क्रूड वापस 100 पे चला गया, तो व्हाट विल योर मैक्रो सिचुएशन बी कंपेयर्ड टू वेयर इट इज टुडे? इट इज ओनली गोइंग टू वर्सन। एंड एज एन FI, इफ आई एम इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया, अगर मेरा हर साल 5-10% डिप्रिसिएशन हो रहा है, 5% पकड़ लो, तो मेरे रिटर्न्स जा रहे हैं। तो ये करेंसी डिप्रिसिएशन का लॉजिक मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। अगर इतने ही बेहतरीन फंडा होता तो US क्यों नहीं कर रहा? वाई दे आस्किंग द करेंसी? सी, इंडिया इज एसेंशियली अ नेट इंपोर्टर, वी आर नॉट अ नेट एक्सपोर्टर. So we would, I do understand our currency depreciates for natural forces and other reasons, but ये 85-90 की बात हो रही है. This is actually counterproductive, and if you're hiking interest rates just to defend your currency, I don't think it's, whatever I've studied in economics, it's not the most prudent economic decision to take, to just, कि आप rate hike करते रहें क्योंकि आपको आपकी currency, तो I don't know. I mean, all of this doesn't add up to my mind. आपको मेरे हिसाब से रुपये को 75 के आसपास रखना चाहिए. हाँ. अगर आप 75 अगर आप ले सकते हैं तो आप 75 तक ले जाइए. अगर आपका क्रूड यहाँ, आज देखिए, आप रिसेशन की बात कर रहे हैं अनिल जी. Effectively, the RBI governor, without taking the word, hinted at stagflation. He said, "I'm concerned on growth and inflation is high." Effectively, that is stagflation. तो आपका क्रूड कहाँ 120 जाने वाला है? वो युद्ध तो 6 महीने से चल ही रहा है. अगर युद्ध 120 होना होता तो आज की डेट में हम 120 पे बात कर रहे होते. यहाँ से कुछ इंक्रीमेंटल डेटा आना होगा जो आप और मैं नहीं जानते, और आ सकता है. तो अगर मैं ये पजल होता, द पीसेस ऑफ द पजल टू मी आर नॉट एडिंग अप. अगेन आई गो बैक टू द पॉइंट, एनर्जी 2:30 बजे का शो जब आप करेंगे, आप यही पूछेंगे आप क्या स्टॉक्स ले रहे हैं और बेच रहे हैं. Correct. आप मार्केट को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं. और जैसे खजूरिया साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा, आज आपकी FD रेट 5.5-6% है. आई एम नॉट सेइंग होगा, लेकिन अगर FD रेट 7-8% तक चले गए, दैट इज गोइंग टू कॉज रिडेम्पशंस इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. आप अगर किसी को एक ऑल्टरनेट एसेट क्लास दे दो, आज आपने रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह को अनइन्वेस्टेबल एसेट क्लासेस बना दिए, तो इफ यू गिव समबडी एन ऑप्शन, दे विल गो टू दैट ऑप्शन. Okay. So that is the point I'm trying to make. अगर आपका पूरा थीसिस ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे है, गवर्नमेंट बोरोइंग पे है, फिर आपका चर्चा फिस्कल डेफिसिट पे चले जाएगा. फिर आप वापस करेंसी डिप्रिसिएशन पे आ जाएंगे. आई मेक दैट पॉइंट दैट कंजम्पशन इन इंडिया इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज देयर इज अ वेल्थ इफेक्ट. 2 साल तक लोगों ने स्पेंड नहीं किया था और मार्केट में बहुत पैसा बना. ये कंजम्पशन सस्टेनेबल नहीं है. कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कंजम्पशन ग्रोथ कम हो. आपको, मुझे लगता है कि द डिस्कोर्स शुड ऑलरेडी चेंज टू ग्रोथ. एंड आई कम बैक टू दैट पॉइंट दैट 50% ऑफ यूएस's इन्फ्लेशन इज हाउसिंग रिलेटेड. उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है. वो उनका है. आप रेनफॉल की बात कर रहे हैं अनिल जी, आप यूपी बिहार में देख लीजिए, डेफिसिट था. आपकी सबसे ज्यादा 2 पॉपुलर स्टेट्स में रेनफॉल वाज डेफिसिट दिस ईयर. एक मिनट बग्गा साहब से पूछता हूँ. बग्गा साहब आपको बड़ा पसंद करते हैं. बग्गा साहब, राहुल ने यहाँ पर बहुत कुछ बड़े थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज दिए. सॉरी इफ अरे भाई इसमें भाई सबको बोलने की आजादी, अपने अपने विचार आपने तो बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग रखे हैं. जी सर. और आप तो पंजाबी भी हैं तो फिर वो कहाँ किसी के चुप करवाने से चुप होंगे भी. नहीं, जी बग्गा साहब सीनियर है. जी सर.
नहीं अनिल जी देखिए, हाथ बंधे हुए हैं और ये इनका आइडियल एमपीसी नहीं है। अगर कहने को हो, अगर ग्रोथ इंपल्स बढ़ानी है इकोनॉमी में, रेट काटने ही चाहिए, बट इन्फ्लेशन आ रही है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। अब $100 पे ऑयल क्यों रखा है? क्योंकि ओपेक जब चाहे कॉन्स्ट्रेन कर सकता है और यूएस में कैपेसिटी नहीं है, उधर भी अंडर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कई सालों से अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है तेल में। तो रिसेशन आ भी जाता है तब भी हो सकता है कि तेल यहां से और नीचे नहीं जाए, तो कंजर्वेटिवली रख रहे हैं। दूसरा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी अच्छी चल रही है, वो बताया उन्होंने। तो ओवरऑल ये ग्लोबल एमपीसी आया है आज, भारतीय एमपीसी नहीं है जैसे मैं कह रहा था। अगर बाहर आपके रेट इस तरह नहीं बढ़ रहे होते तो आपको आज विवशता नहीं होती। इस माहौल में आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई चारा नहीं था। और गांधी जी का कोट लेके उन्होंने पूरा सबको जी बोल दिया कि शांत रहिए। हाँ, बट ये ग्लोबल एमपीसी है। ये गवर्नर साहब की पॉलिसी में सर एक बदलाव कभी भी नहीं होता, हर पॉलिसी में वो महात्मा गांधी जी का कोई न कोई कोट उनकी पॉलिसी में हो गया और उन्हीं का होता है आमतौर पर। तो आइए खजूरिया साहब हमारे साथ हैं। खजूरिया साहब से एक और इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पूछना है सर। गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि वो बैंक लोन लॉस प्रोविजंस पर एक डिस्कशन पेपर लेकर आएंगे। इसका क्या मतलब है और बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इसका क्या असर होगा, ये जरा समझाएं सर। इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक होगा। 2017 से 1/4/2017 से हमें अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री को आईएफआरएस पे लाना था, क्योंकि 2018 से 1/4/18 से अगर आप लाते हैं तो आपको एक वर्ष पहले के आंकड़े भी देने होते हैं कंपैरिजन के लिए, और उसकी तैयारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने काफी की थी। लेकिन उसके बाद जो ये एसेट क्वालिटी रिव्यू के कारण जो बैंकों की के तुलन पत्रों पे, उनकी बैलेंस शीट्स पे जो एक स्ट्रेस आया था, जो प्रोविजनिंग की जरूरत थी और रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत थी, उसकी वजह से इसको थोड़ा डेफर कर दिया गया था। लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया कि हम आईएफआरएस या जिसे भारत में इंड एएस कहते हैं उसकी ओर नहीं जाएंगे एंड ऑल दैट। यही कहा गया कि फिलहाल शायद इसके लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, या उसको अनिश्चित काल के लिए जो है वो डेफर किया गया था। जबकि बाकी एनबीएफसीज और दूसरे जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनमें सब में आईएफआरएस ऑलरेडी जो है, इंड एएस जो है वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो बैंकिंग में भी ये देर सवेर की बात थी, बैंकिंग और इंश्योरेंस में, कि कब इसको लागू करते हैं। अब उसको शायद चरणों में किया जा रहा है, और एक चरण उसका जो है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, उसको चाहे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कह लीजिए, चाहे एक्सपेक्टेड लोन लॉस कह लीजिए, आज की तारीख में एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जो भी प्रावधान आपको करने होते हैं लोन लॉस के लिए, वो ऐसे हैं कि अगर सब स्टैंडर्ड है तो 15% करना है पूरी राशि का, अगर डाउटफुल है तो 25, 40 और 100 डिपेंडिंग अपॉन उसकी एजिंग कितनी हुई है वो करना पड़ता है। लॉस के केस में शुरू से ही 100% प्रोविजनिंग करना पड़ता है। उसके बजाय मॉडल डेवलप बैंकों के पास हैं, क्योंकि यद्यपि उन्होंने उसको डेफर किया था, लेकिन बैंकों को ये कहा था पहले तिमाही तौर पर आप उसके प्रोफेशनल आंकड़े दें कि अगर आपकी बैलेंस शीट जो है वो अगर आईएफआरएस के हिसाब से ड्रॉ की जाए, इंड एएस के हिसाब से ड्रॉ की जाए, तो क्या आंकड़े आएंगे। तो उसको आरबीआई पढ़ती रही है पिछले 5 वर्षों में। तो पहले तिमाही था, अब उसको अर्धवार्षिक कर दिया है। हाफ ईयरली इंटरवल पे बैंक जो है अभी भी प्रोफेशनल फिगर्स जो है वो सबमिट करते हैं। तो उनको इससे अंदाजा पूरी तरह से लगता जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में भी कितनी क्षमता है उसको झेलने की, कि अगर उसकी वजह से अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ी, एडिशनल प्रोविजनिंग करनी पड़ी, तो वो बैंक्स की जो कैपिटल पोजीशन है वो क्या उसको झेल पाएगी कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अब बैंक अच्छे से कैपिटलाइज्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कुछ मतलब रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद जो कोविड रिलेटेड है, कोई इतने ज्यादा ऐसे स्ट्रेस आई नहीं है। अभी आप देख लीजिए Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जहां जहां आपने मॉरिटोरियम दिया है वहां भी अब रीपेमेंट्स करीब करीब शुरू हो गई है या होने वाली है। तो अगले 2-6 महीने में हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि रिस्ट्रक्चरिंग का क्या इम्पैक्ट जो है वो इस पे पड़ रहा है, आपकी प्रोविजनिंग पर और उसकी वजह से स्लिपेजेस पर और वो सब चीजों पे। तो मुझे लगता है ये एक उस ओर अग्रसर हो रहे हैं, और अभी डिस्कशन पेपर है, आते आते जो भी समय उसमें लगे, 3 महीने 4 महीने जो भी लगेगा, तो मुझे लगता है तैयार किया जा रहा है बैंकिंग सिस्टम को कि वो मॉडल बेस्ड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से चले, और जहां आवश्यक है वहां अतिरिक्त प्रावधान करें। उसमें कई चीजें और भी धनात्मक भी हैं, कि जहां जहां एप्रिसिएशन वगैरह है, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट बुक्स पे, उसको भी अगर पूरी तरह से इंड एएस को लागू कर देंगे तो वो भी जो है बैंक उसको ले पाएंगे
तो कुल मिलाकर आई थिंक ये उसकी ओर एक कदम है, एक और कदम है उसकी। जी बिल्कुल। अतुल जोशी साहब भी कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं। अतुल सर बताएं। बेसिकली ये जो डिस्कशन हो रहा था कि सारा मदार जो जीडीपी का है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर है, तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो 7.5 लाख करोड़ का बनाया गया है ये इस साल के लिए। लेकिन अगर हम फूड सब्सिडी और फर्टिलाइज़र सब्सिडी के नंबर्स जोड़ देते हैं तो वो जो बजट था उससे वो 3 लाख करोड़ ज़्यादा होने जा रही है। ये जो स्कीम्स इन्होंने अन्न वितरण वगैरह की जो की है उसका एडिशनल बोझ जो बजट के ऊपर गिरने वाला है वो लगभग 3 लाख करोड़ गिरने वाला है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, उन्होंने बोरोइंग्स कम करनी है, उन्होंने खर्चा करना है, उन्होंने सब्सिडी देनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जीएसटी से आएंगी। तो ये अजम्पशन ठीक नहीं है। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आपका जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कम ही होना है। 7.5 लाख के करोड़ के सामने मेरे ख्याल से लगभग 6 करोड़ 25 लाख के बीच में आके रुक जाएगा और जिसकी इफेक्ट डेफिनेटली जीडीपी के ऊपर गिरनी ही है। तो ये जस्ट मैं नंबर्स जोड़ना चाहता था कि 3 लाख करोड़ का एडिशनल खर्चा हमने फर्टिलाइज़र और फूड सब्सिडी से किया है, जो प्रावधान किया है इस वक्त, तो उसकी इफेक्ट आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर पड़ेगी। और अगर आपका जीडीपी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर है तो वो नहीं होना। बस ये एक पॉइंट में रखना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है। आइए एक और राय लिया जाए क्रेडिट पॉलिसी पर। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एमडी रिटेल बिजनेस और ऑपरेशंस के आलोक कुमार चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार। बताएं सर, क्या पॉलिसी आपकी उम्मीद के मुताबिक रही? क्या आप सोच रहे थे और कैसी पॉलिसी आई, जरा इसके बारे में विश्लेषण दें सर। मेरे ख्याल से पॉलिसी उम्मीद के अनुसार रही। आपने जितनी भी पीछे की वार्ताएं सुनी होंगी टेलीविजन पे या अखबारों में, करीब करीब जितने जो भी अवधारणाएं थीं वो सारी अवधारणाओं की पुष्टि हुई, चाहे वो 50 बिप्स का इंक्रीज हो या वो इन्फ्लेशन के नंबर्स हों या जीडीपी के नंबर्स में भी वो उम्मीद की जा रही थी कि 7% के आसपास होगा। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट जो भी मार्केट समझता था और जो भी लोग समझते थे उसके अनुरूप हुआ है और किसी तरह का सरप्राइज इसमें नहीं पाया गया है। आप देखेंगे जो चर्चाएं चल रही थी उसमें लग रहा था कि स्टांस पे परिवर्तन की बात होगी, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल पे जाने की बात होगी, और इवन जो हमारे अर्थशास्त्री है उनके विचारों में विभिन्नता थी, लेकिन रुख ये था कि अकोमोडेटिव ये विड्रॉल की बात जो है वो रहेगी, बड़ी डोमिनेंट स्टेटमेंट वो रहेगा, और वैसा ही हुआ। तो मेरे दृष्टिकोण से ये जैसा सोचा गया था वैसा ही है, उसी अनुरूप उम्मीद के मुताबिक रही इस बार की पॉलिसी। लेकिन चौधरी साहब ये बताएं कि ब्याज दरों में जो अब तक बढ़ोतरी हुई है और अब ये वाली और ½ %, कितनी ब्याज दरें ऑलरेडी बढ़ाकर आप पास ऑन कर चुके हैं, और साथ ही डिपॉजिट्स पर किस तरह का बढ़ोतरी हुई है, इन दोनों के बारे में एक राय दें। जी, ऐसा है कि जो हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट है जो रिपो पर आधारित है, उसके हिसाब से तकरीबन 40% के आसपास जो है वो लोन बुक उससे निर्धारित होता है। तो उसमें तो हमने जो पूरा का पूरा पास ऑन किया है, और जहाँ तक MCLR का है संबंध, वो भी एक अच्छा खासा परसेंटेज है। वहाँ पर उनका गणन है वो एक दूसरे तरीके से किया जाता है, इसलिए इसका जो त्वरित प्रभाव उस पर नहीं दिखाई पड़ेगा। परंतु जो डिपॉजिट रेट्स हैं उस पर भी तेजी आई है। आप देखेंगे कि जो टर्म डिपॉजिट की रेट है, मियादी ब्याज दरें, उसमें भी रिटेल के ग्राहकों के लिए भी वृद्धि हुई है। हाँ, डिफरेंट बकेट्स में वृद्धि हुई है, 1 से 2 साल या 2 से 3 साल इस तरह के बकेट्स में। लेकिन जो बल्क डिपॉजिट है, जो पूरा का पूरा बल्क है, उसमें आप देखेंगे काफी तेजी आई है। और जहां कार्ड रेट बढ़ा है, लेकिन कार्ड रेट के अलावा जो एक डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट देते हैं वो विभिन्न डिपॉजिट्स जो आते हैं उसके आधार पर, उसमें तो काफी वृद्धि हुई है, और तकरीबन 200 बिप्स की वृद्धि उसमें बल्क डिपॉजिट भी हुई है। और मीडियन टर्म डिपॉजिट का जो रेट है उसमें आप तकरीबन 25 बिप्स की वृद्धि जनरली हुई है। तो ये वृद्धियां दोनों तरफ हो रही हैं, डिपॉजिट की तरफ भी हो रही हैं और एडवांसेस की तरफ भी हो रही हैं। तो अभी तक उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने और जो कंज्यूमर्स हैं उन लोगों ने इसको समझा है, और जिससे हमारे डिमांड पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। क्योंकि आप देख सकते हैं
कि तकरीबन 16.2% का YOY जो ऋण विकास का दर है वो 16.2% है, और 9.5% करीब आपका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है। और इंक्रीमेंटली भी पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो डिपॉजिट्स पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा बढ़ा है और एडवांसेस तो बढ़ा है। तो ये जो 50 बिप्स का इंक्रीज होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मांग में चूंकि सुधार है, इस मांग में सुधार है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और खास के अभी जब ये उत्सव और त्योहारों का समय है तो इसमें तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत डिमांड पर किसी तरह की मंदी बैंक के लोन के डिमांड पे मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। वर्तमान में जो ग्राउंड से मेरा जुड़ाव है, उससे जो मैं अंक देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैं आपको ये बयान दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है सर, आप क्योंकि देखते भी रिटेल बिजनेस है SBI में सारा आपके पास में, तो आपको एकदम पल्स है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ साथ में आपने ये भी कही कि ये जो त्योहारों की डिमांड है, त्योहारों को सीजन खत्म होने के बाद क्या, क्योंकि जिस तरह से तेजी से ब्याज दरें बढ़ी हैं लगभग 2% की, तो क्या उसके बाद आपके पास जो कर्ज लेने के लिए लोग आते हैं उसकी जो ग्रोथ है उसमें कमी आएगी सर? अब जैसा कि हम अभी जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनकी बात भी हमने सुनी, ये सारा जो माहौल है अभी काफी वॉलेटाइल है, और इस वॉलेटिलिटी में डेटा बेस्ड डिसीजन हर एक ले रहा है। हमारे रेगुलेटर डेटा बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, बैंक्स डेटा बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, और कंज्यूमर भी डेटा बेस्ड डिसीजन ले रहा है। तो जो अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन के घटने की संभावना दिखाई जा रही है, और आने वाले क्वार्टर्स में और अगले साल में वो 5 के आसपास का इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर बाहरी दुनिया में भी जिस तरह का संकुचन हो रहा है रेट में, उस संकुचन में भी अगर कुछ सुधार आएगा, और जो आ सकता है इन्फ्लेशन का सुधार, या अन्य जो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी सुधार आ सकता है, तो हमें उसके लिए रुकना पड़ेगा। और शायद इस तरह का फॉरवर्ड गाइडेंस अगले क्वार्टर के लिए अभी हम ना ही दें तो प्रोबेबली ठीक रहेगा, और देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट ग्रोथ को लेकर आगे का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब समय देने के लिए। धन्यवाद देंगे हम हजूरिया साहब को भी। जी सर, हजूरिया साहब, अतुल जोशी साहब, राहुल अरोड़ा साहब, महेंद्र जाजू साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्रेडिट पॉलिसी में हमारा साथ देने के लिए। और हमारे बाकी सारे मेहमानों का भी धन्यवाद देंगे, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, और बाकी सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर के शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बाजार मजबूती के साथ 17,000 के नज़दीक पहुंचे जरूर थे दीप, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आई है। और बैंक निफ्टी भी अच्छी मजबूती दिखाने के बाद हैं, अभी भी मजबूत है, ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं है। 38,350 का जो हमारा लेवल था 375 तक पहुंचा है, और 16,975 के आसपास निफ्टी पहुंचकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आई है, लेकिन बढ़िया खरीदारी, शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। आइए शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आप सबसे निवेदन, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील। Libas Consumer Products Limited presenting its right issue of rupees 18.52 crores on NSE platform. शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में। कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट, कंज्यूमर और कारोबार के साथ, सियासत, खेल, मनोरंजन और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटो और एजुकेशन की हर हलचल, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करें जी बिजनेस ऐप। जी बिजनेस, आपका फायदा। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे,
सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद